भैया कलम की ताकत मुझको मत सिखाइए। कलम की ताकत मेरे पास है, आपको लपेट दूंगा पूरा अंदर। दोस्तों, अपने देश में सरकारी नौकरी की क्या वैल्यू है, ये तो शायद ही किसी को बताने की जरूरत है। आप भले ही किसी कंपनी के सीईओ क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके गर्लफ्रेंड के पापा को कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल गया तो समझो आपका पत्ता कट गया। वैसे तो इंडिया में कई सारी सरकारी पोजीशंस हैं, लेकिन जो रुतबा आईएएस ऑफिसर का होता है वो स्टेटस शायद ही किसी और सरकारी नौकरी में आपको देखने को मिलता है। आखिरकार आईएएस होता कौन है? कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आईएएस का दर्जा इतना ऊंचा क्यों है और आईएएस ऑफिसर के पास इतनी पावर आती कहां से है? क्या इन्हें कुछ भी करने की आजादी होती है? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपके लिए हम लाए हैं। तो आइए जानते हैं कि आईएएस अधिकारी के कुछ दायरे होते हैं या नहीं। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी बनना आज के समय में देश में अधिक मांग वाले और सम्मानित व्यवसाय में से एक है और एक आईएएस का जीवन चुनौतियों से भरा होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि आईएएस होता क्या है, इनका काम क्या होता है। आपको बता दें कि आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी भारतीय प्रशासन सेवा है। इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि आईएफएस के ऑफिसर होते हैं। हर साल 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे यूपीएससी की परीक्षा देते हैं और यूपीएससी में 3 अलग अलग टेस्टिंग स्टेप होते हैं, जिसमें से पहले प्रीलिम्स, जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपका सामना होता है। इसे पार करने के बाद आपको यूपीएससी का मेंस लिखना होगा, जो कि एक रिटन एग्जाम होता है, और आखिर में आपको एक इंटरव्यू क्लियर करना होता है। इन 10 लाख से ज्यादा बच्चों में केवल 150 और 180 लोग प्रीलिम्स और मेंस में और फिर इंटरव्यू में ये तीनों स्टेप्स को पार कर पाते हैं और इसीलिए इसे भारत का सबसे मुश्किल एग्जाम कहा जाता है। आपको बता दें कि सिविल सेवा एग्जाम में टॉप रैंक लाने वाले छात्रों को आईएएस अधिकारी बनाया जाता है। ये एक ऐसे अधिकारी के पद पर बैठे होते हैं जो एक जिले डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं और संसद में बनने वाले कानून को अपने जनपद में लागू करना और उस लागू कानून को बनाए रखने में एक आईएएस अधिकारी की अहम भूमिका होती है। हर जनपद में एक आईएएस ऑफिसर की तैनाती होती है, जिससे पूरी तरह से हर व्यक्ति को कानून की जानकारी हो सके, जिससे पूरे जिले में शांतिपूर्वक हर कानून का पालन कराया जा सके। साथ ही सरकार द्वारा बनाए गए नियम को पालन करवाने का पूर्ण अधिकार आईएएस अधिकारी का होता है। एक आईएएस की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि कोई भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तक एक आईएएस को बर्खास्त नहीं कर सकता। ये पावर सिर्फ देश के राष्ट्रपति को ही दी जाती है, क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। एक आईएएस अधिकारी जब सर्विस में आता है तो उसे सबसे पहले सब डिविजनल लेवल पर रखा जाता है और सब मजिस्ट्रेट की पोस्ट दी जाती है। इसके बाद उसे धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डेप्यूटी कमिश्नर ये तीनों एक ही होते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आईएएस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जैसे फाइनेंस, एग्रीकल्चर में भी अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा पॉलिसी इन्फॉर्मेशन या फिर विदेश में कुछ असाइनमेंट के लिए भी आईएएस ऑफिसर अपॉइंट होते हैं। आमतौर पर कुछ राज्यों में 16 साल की सेवा करने के बाद एक आईएएस अधिकारी मंडलायुक्त के रूप में पूरे राज्य का नेतृत्व करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईएएस को पहले आईसीएस बोला जाता था और ये हमारे देश में अंग्रेजों ने शुरू किया था। आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसे अंग्रेजों ने सन 1858 में शुरू किया था। यानी ये संस्था 160 साल से भी ज्यादा पुरानी है। पहले इसमें सिर्फ ब्रिटिश नागरिक ही बैठ सकते थे, फिर इसमें भारतीयों को भी कॉम्पीट करने की परमिशन मिल गई। ये परीक्षा तब इंग्लैंड में होती थी, फिर इसे भारत लाया गया। हमारे देश के महान नायक सुभाष चंद्र बोस भी इस परीक्षा में बैठ चुके हैं और उनकी पूरे देश में 4थी रैंक थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए नौकरी छोड़ दी। तो आपने देखा कि आईएएस की पोस्ट कितनी स्ट्रेसफुल होती है और इसी वजह से एक आईएएस ऑफिसर सरकार के लिए बहुत कीमती है और सरकार इसीलिए इन ऑफिसर्स की काफी खातिरदारी करती है और इसीलिए आईएएस ऑफिसर की जॉब में लोगों को सबसे लुभाने वाली चीज खातिरदारी ही लगती है। सैलरी के अलावा एक आईएएस ऑफिसर को ढेरों सुविधाएं मिलती हैं। तो चलिए आईएएस ऑफिसर को दी जाने वाली सुविधाओं की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले है बंगला। ये कोई छोटा मोटा बंगला नहीं होता, बल्कि काफी बड़ा होता है और इसी की देखरेख के लिए 2 से 3 नौकर रखे जाते हैं, जिसमें एक किचन के लिए कुक होता है, उसके साथ एक गार्डन की देखरेख के लिए माली होता है और घर की साफ सफाई के लिए भी एक अलग से नौकर होता है। और इस तरह से एक आईएएस ऑफिसर को सुविधाएं दी जाती हैं। चलिए, ये तो थी बंगले की सुविधा। अब बात करते हैं सिक्योरिटी को लेकर। दोस्तों, किसी बंगले में रहते हुए अधिकारी पर किसी भी तरह की परेशानी या खतरा ना आए,
इसलिए उनके लिए सुरक्षा गार्ड भी वहाँ मौजूद होता है। लेकिन इसके बाद जब वो फील्ड में वर्क करते हैं तो उस वक्त क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आने जाने की व्यवस्था की जाती है और आने जाने की व्यवस्था में उन्हें कार दी जाती है। इसके साथ एक ड्राइवर की सुविधा भी दी जाती है जिसकी पेमेंट गवर्नमेंट देती है। अगर किसी वजह से ड्राइवर की व्यवस्था नहीं दी तो IAS अधिकारी को यह सुविधा दी जाती है कि वो अपनी इच्छा से किसी को भी ड्राइवर के रूप में काम दे सकते हैं। उसका जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा एक IAS ऑफिसर को हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी भी मिलती है और इन ऑफिसर्स के बच्चों को भी फ्री में एजुकेशन दी जाती है। किसी भी तरह से कोई भी चार्ज इन्हें पे नहीं करना होता। अब बात करते हैं एक IAS ऑफिसर के पावर के बारे में। जब एक IAS ऑफिसर किसी डिस्ट्रिक्ट में या सब डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे होते हैं तो वहां पर किस तरह से वो अपनी पावर का यूज करते हैं आइए जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक IAS ऑफिसर जब डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के रूप में काम कर रहे होते हैं तो उनको राजा कहा जाता है अगर वहां पर कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं है, और रियलिटी में ऐसा होता भी है। बात करते हैं सबसे पहली और इम्पोर्टेंट पावर की, और वो पावर है उनके सिग्नेचर को लेकर। IAS ऑफिसर के सिग्नेचर की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है जब वो कलेक्टर के रूप में काम कर रहे होते हैं। जैसे कि किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर, वेरिफिकेशन को लेकर या किसी भी चीज की परमिशन को लेकर एक IAS ऑफिसर के सिग्नेचर की सबसे खास वैल्यू यहीं पर होती है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में वहां की व्यवस्था को कैसे बनाए रखना है, किस तरह से वहां शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, ये सब पावर एक कलेक्टर के पास होती है। इन ऑफिसर्स को ये पावर भी होती है कि जब कलेक्टर के रूप में वो काम कर रहे होते हैं तो उनके एरिया में किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के वो गिरफ्तार भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही वजह पूछी जाती है तो जवाब देना भी जरूरी होता है। इसके बाद कलेक्टर के पास ये भी पावर होती है कि अपने अधीन जितने भी ऑफिसर से उनको काम करवाना होता है तो उनकी ड्यूटी कहाँ देनी है ये भी वो तय करते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनके अनुसार ही ये सारी चीजें चलती हैं। मतलब कि SDM, तहसीलदार, पटवारी ये सब किस तरीके से काम करेंगे ये कलेक्टर डिसाइड करता है। इस तरीके से जब एक IAS ऑफिसर फील्ड पर वर्क करते हैं कलेक्टर के रूप में तो वो कई सारी योजनाओं को लागू करवाते हैं, कई सारे अधिकारियों के काम को चेक करते हैं, गलत होने पर या उनकी लापरवाही होने पर कार्रवाई भी करते हैं, उन्हें सजा भी दी जा सकती है। एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के अधीन जितने भी अधिकारी होते हैं उनकी जब भी मीटिंग होती है तो उस मीटिंग की अध्यक्षता कलेक्टर ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान देने वाली होती है कि अगर कलेक्टर चाहे तो अपनी जगह किसी और को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप सकते हैं। तो इस तरीके से एक कलेक्टर के पास अलग अलग पावर्स होते हैं। इन पावर्स का यूज करके वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में शांति व्यवस्था को बनाए रखते हैं और इस तरीके से वो पावर्स का यूज करके अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही कई और भी वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट करके टॉपिक की फरमाइश जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।